ओके दोस्तों, डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे। कल जो बैटरी मैंने पढ़ाया था वो चैप्टर फुल्ली फाइनली फिनिश हो गया। आज उससे रिलेटेड एक या दो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हम इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे, बेसिक एसी सर्किट का। ठीक है, तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हिच हैज बीन गिवन बिफोर यू ऑन योर बोर्ड। दिया है 12 सेलों को सीरीज कंडीशन में बनी बैटरी के सिरों के क्रॉस 5 ओम का रेजिस्टेंस लगाने पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, और 7 ओम का रेजिस्टेंस जब लगा रहे हैं तो 1.7 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि जो आपकी यहाँ पे सीरीज में हम जोड़ रहे हैं तो लोड करंट सीरीज में मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में, पहले ही कंडीशन में, जब बहुत सारे सेल सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो उसमें जो बहने वाली धारा होती है वो टोटल विद्युत वाहक बल एन ई अपान आर प्लस एन इंटू आर होती है। इसको मैंने पहले ही बताया था। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहले कंडीशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन जो आपका लोड करंट है वो कितना है, 12 सेलों को सीरीज में 5 ओम का रेजिस्टेंस 2 एम्पियर की धारा। यानी कि पहले आपकी कितनी करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर की करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। और कितने सेल हैं, 12 सेल हैं, और ईएमएफ हमें मालूम नहीं है उनका। आपके लोड रेजिस्टेंस 7 ओम है, आपके 12 सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमें मालूम नहीं है। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन फर्स्ट। तो इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। और फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 40, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 24R, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 12E। ठीक है, ठीक है, हाँ। और फिर यहाँ पे आपका, अब सब में 2 को आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, कोई इसमें पॉइंट में कोई भी बातें पॉइंट में नहीं है। अब इसमें 2 को यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 12R + 6E। यहाँ इसको पश्चांतर करें तो 6E - 12R = क्या हो जाएगा 7। ये इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन के अनुसार क्या बात बोल रहा है क्वेश्चन में। अब जो आपका करंट है 1.7 एम्पियर हो गया, क्या हो गया, करंट क्या हो गया 1.7 एम्पियर हो गया, इज इक्वल टू 1.7 एम्पियर हो गया करंट। सेल तो आपके 12 ही हैं। अब लोड रेजिस्टेंस आपका उतना ही है, 5 ओम ही है। लोड रेजिस्टेंस में कोई सी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं की गई है। नहीं पूछ रहा है इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मैंने पता, हाँ लोड रेजिस्टेंस उतना ही है। और फिर यहाँ पे क्या है 12R हो गया, 12R हो गया। यहाँ करंट की वैल्यू बस चेंज हुई है, तो पूछ रहा है सेल का ईएमएफ और रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो फिर वही बात है, फिर से हम रिपीट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 12E, इसका इसमें गुणा करेंगे 17 × 5 = 85, 8.5, और फिर इसका हम गुणा करेंगे। ठीक है, 12 × 7 = 84 को हम क्या लिखेंगे 4, हुआ 8, तो फिर यहाँ पे 12 कम 12 8 20। ठीक है, तो यहाँ हो गया 20.4। तो यहाँ पर देखिए 20.4 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7 ओम प्रतिरोध लगाने पर, यानी कि लोड का रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या हो रहा है 7 ओम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लोड का रेजिस्टेंस क्या हो रहा है 7 ओम हो रहा है। पहले लोड का रेजिस्टेंस कितना था 5 ओम था। यानी कि इस प्रकार से आपके सेल लगे थे, ऐसे आपके सेल लगे थे, ऐसे आपके सेल लगे थे। कितने सेल लगे थे 12 सेल लगे थे। शुरुआत में जो लोड का रेजिस्टेंस था, शुरुआत में जो लोड का रेजिस्टेंस था ना वो 5 ओम था। ठीक है, और बाद में क्या हो गया 7 ओम हो गया। तो यहाँ पे हमको 7 पुटअप करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ
यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 7 पुट अप करना पड़ेगा। तो फिर अब 7 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 9 और 4 11.9 प्लस 20.4 इंटू आर, ठीक है, इंटू आर। तो ये इक्वेशन हो गया आपका सेकेंड। तब दोनों समीकरण को लेने पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 12 ही है, क्योंकि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 12 भी तो होगा ही ना। यहाँ पे 14 होगा, 14, ठीक है। ओ आई सी, यहाँ पे हमने 2 का क्या किया था, डिवाइड किया था ना। यार क्या हो गया है आज, यहाँ पे 2 क्या किया है, डिवाइड किया था 2 का, 2 से 14 12 24, फिर 12 2 को डिवाइड किया था 7 + 12 आर। हम 2 को डिवाइड नहीं करते हैं, 2 को डिवाइड नहीं करेंगे ना तो हमको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट हम लिख रहे हैं 24 आर इज इक्वल टू 12 ई हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे यही बात हम लिख देते हैं 11.9 प्लस 12 आर इज इक्वल टू, यहाँ पे 20.4 आर, एक मिनट, यहाँ पे क्या है 20.4 आर, ये हो गया आपका क्या 20.4 आर, क्या हो गया 20.4 आर इज इक्वल टू क्या मिला हमको 12 ही, यहाँ भी मिला हमको। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो हमें एक वैल्यू निकालने के लिए एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यानी कि दोनों अगर सेम सेम हो, एक को हमको कैंसिल आउट करना है तो क्या करना चाहिए, समीकरण को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे समीकरण को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक माइनस हो जाएगा, माइनस ये माइनस, तो हुआ क्या, ये तो करके खत्म हो गया। और जब इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना होगा, ये आपका 14 है, 2 से 14 12 दूना 24, तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, ये 14 में से 11.9, आज इसमें से हमको क्या सब्ट्रैक्ट करना है 24 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है क्या 20.4। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू को डिटरमाइन कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब 14 आ रहा है रिजल्ट माइनस में आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ एरर हो सकता है। तो यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन में हम यहाँ पे देखिए 5 ओम का लोड है ना, तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था, 7 तो यहाँ है, 7 तो यहाँ है, 5 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 10, और ये कितना हो जाएगा 24, बाकी सब सही है। ये आपको क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए दोस्तों, ये 10 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1.9 आएगा, वो भी क्या माइनस में, और फिर रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जब 24 में से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 10 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3.6, और सिंबल प्लस का रहेगा, r इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें क्या किया है 3.6 को ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आया 3.6 r इज इक्वल टू 1.9, r इज इक्वल टू 1.9 अपन 3.6 यानी कि 19/36। इसको सॉल्व कर लीजिएगा जो भी आपका आंसर आए, ठीक है। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया इतना, ये आपका क्या हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया आर की वैल्यू। हमने कुछ नहीं किया है, प्रारंभिक कंडीशन के अनुसार सारा डाटा फीड करके इक्वेशन फर्स्ट लिया है, फिर सेकेंड इक्वेशन के अनुसार सारा डाटा फीड करके इक्वेशन सेकेंड लिया है, फिर फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करके इंटरनल रेसिस्टेंस आर की वैल्यू निकाली है, और उस आर की वैल्यू चाहे किसी में, चाहे इसमें आर की वैल्यू जो भी आई है पुट करके ई की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ये काम आप स्वयं कर लीजिएगा, ई की वैल्यू आप स्वयं निकालिएगा, या लिखिएगा पुटिंग इन 1, क्या लिखेंगे पुटिंग इन
इन इक्वेशन फर्स्ट ना, किसको, वैल्यू ऑफ आर को इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे, इसको हम पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 24 इंटू 19/36 इज इक्वल टू 12। पॉइंट में करके ही लगा लीजिएगा, चाहे ऐसे ही थोड़ा सा गुणा भाग करिएगा तो आपको ई की वैल्यू मिलेगी 1.3 वोल्ट। ये आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने एक क्वेश्चन था, ये लेवल इसका मॉडरेट कहिए, हार्ड कहिए, इजी कहिए, सब में लेवल इसमें यूज हो गया है, इसीलिए इस क्वेश्चन को आपके सामने मैंने सिलेक्ट किया है दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर हम आगे अपना आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखेगा, किससे, वो भी बैटरी से रिलेटेड। तब उसके बाद बैटरी फाइनली फिनिश हो जाएगी। आप अपने सिलेबस से मिला लीजिएगा कि आपके सिलेबस का क्या कोई टॉपिक छूटा तो नहीं। हमारे संज्ञान में आपके सिलेबस के सारे टॉपिक जो भी बैटरी से रिलेटेड थे सब पे मैंने चर्चा किया है, सबको मैंने डिस्कस किया है, और सारी बातें नोट्स में भी आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको उसके लिए अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हम बात कर लेंगे अगले न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, तब हमारा ये चैप्टर फ्री होगा, तब हम प्रत्यावर्ती धारा के मूल परिपथ अगले चैप्टर पे चलेंगे और बहुत अच्छे से इसको अगले चैप्टर को डील करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। 5 हो गया है, इसके बाद 3 और है, और मैं प्रयास करूंगा इस 3 को भी अच्छे से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, मैंने बहुत बड़ा थियरी नहीं लिखा है, बस क्वेश्चन में जो जो बातें दी गई हैं वो सब कुछ हमने लिखा है, नोट्स में आपको पूरा विस्तृत मिल जाएगा। इसमें कह रहा है कोई बैटरी है जिसका चार्जिंग टाइम 10 घंटे है, चार्जिंग करंट 6 एम्पियर है और चार्जिंग वोल्टेज 2.4 वोल्ट है, और डिस्चार्जिंग वोल्टेज 1.8 वोल्ट है, डिस्चार्जिंग करंट 3 एम्पियर है, और डिस्चार्जिंग टाइम आपका 16 घंटे है। तो आपको बताना है, तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए एम्पियर हावर एफिशिएंसी, और पहला एम्पियर हावर एफिशिएंसी और दूसरा वाट हावर एफिशिएंसी। आपको दो बातें क्या करनी है, ज्ञात करना है एम्पियर हावर एफिशिएंसी, और फिर किस में ज्ञात करना है, परसेंटेज में ज्ञात करना है। यही आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखने का प्रयास किया। सारी बातें दी गई हैं, बस आपको एम्पियर हावर एफिशिएंसी बतानी है, वाट हावर एफिशिएंसी बतानी है। तो सबसे पहले हम एम्पियर हावर एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो क्या होता है, डिस्चार्जिंग करंट इंटू डिस्चार्जिंग टाइम, यानी कि आपका टी डी इंटू आई डी, डिस्चार्जिंग करंट इंटू डिस्चार्जिंग टाइम। फिर आपका चार्जिंग टाइम इंटू चार्जिंग करंट, यही फार्मूला होता है आई इंटू 100। एम्पियर हावर एफिशिएंसी का आप जानते ही हैं, आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग टाइम टी कितना है 16, और डिस्चार्जिंग करंट कितना है 3 एम्पियर, और फिर चार्जिंग टाइम कितना है आपका टीसी, चार्जिंग टाइम कितना है 10 घंटा, और चार्जिंग करंट कितना है 6 एम्पियर इंटू 100। इसी को हल करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 2 8 16, 2 बचे 10, फिर देखिए 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6, 3 से 3 कटा, क्या मिला 4/5 गुणे 100। यहाँ देखिए 20 25 100, 20 चौको 80%। ये हो गया आपका एम्पियर हावर इफिशियंसी। अब हम बात कर लेते हैं वाट हावर इफिशियंसी के बारे में। तो इसमें बस ऊपर VD एक शब्द क्या है जुड़ जाएगा, बाकी सारी बातें तो ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पे VC और VD दो शब्द क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। चार्जिंग करंट, चार्जिंग टाइम, चार्जिंग वोल्टेज, ये पूरा इनटू आउटपुट पावर, आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, तो पावर इनटू टी, पावर इनटू टी, आउटपुट पावर इनटू टी, इनपुट पावर इनटू टी। तो अब इसमें सब कुछ तो यही रहेगा कि ऊपर आपका क्या था 16 × 3, तो 16 × 3 ही रहेगा, ऊपर नीचे क्या था 10 × 6, तो 10 × 6, बस इसमें क्या जुड़ेगा, तो इसमें ऊपर 1.8 जुड़ जाएगा,
और नीचे आपका चार्जिंग वोल्टेज 2.4 जुड़ जाएगा, एंड 2 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। सारी बातें तो ऊपर वाला ही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 4 चौका और 16 हो गया ये। और फिर देखिए 3 दूना 6 और 2 दूना 4, और फिर 2 बचे 10 और 5 से 20, 20 दिया 60%। ये हो गया आपका क्या वाट आवर एफिशिएंसी। इस प्रकार से एम्पियर आवर एफिशिएंसी भी मिल गई, वाट आवर भी एफिशिएंसी आपकी मिल गई। तो इतने जरूरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे बैटरी से रिलेटेड, मैंने इन दोनों को लगा लिया। अब आप प्रैक्टिस और भी कर सकते हैं, उसका कोई बंदिश नहीं है। अब इसी के साथ दोस्तों हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो आपको पढ़ना है आज। बेहतरीन तरीके से उसको हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इसी के साथ अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। क्या एसी फंडामेंटल आपका चैप्टर इसमें 6 है, उसका नाम है क्या एसी फंडामेंटल। क्या है एसी फंडामेंटल, अल्टरनेटिंग करंट का फंडामेंटल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसी फंडामेंटल। जैसा कि हम बताए हैं इसका डेफिनेशन में कि करंट आपकी दो प्रकार की होती है। करंट जिसको हम क्या कहते हैं वैद्युत धारा, ये आपकी कितनी प्रकार की होती है, ये आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका क्या अल्टरनेटिंग करंट। क्या होता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसको क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं इसको प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा क्या होता है आपका डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। इसको क्या कहते हैं हम डिस्ट धारा। क्या कहते हैं इसको डिस्ट धारा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस पर अल्टरनेटिंग करंट पर। क्या बात कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट पे। अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों, जिसका परिमाण का मतलब मैग्नीट्यूड मान, जिसका परिमाण जिसको हम क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड, जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता है। जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या होता है बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलता रहता है, उसको हम क्या कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपके सामने एक एग्जांपल हम दिखा रहे हैं, ये आपका पॉजिटिव पल्स है नेगेटिव पल्स। तो यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि अगर मान लीजिए कि हम सर्किट में जो करंट मेजर करते हैं, मान लीजिए कि हमने मेजर किया 5 एम्पियर मीटर लगा करके, तो जो करंट हम मापते हैं नापते हैं वो आरएमएस वैल्यू होती है हमेशा इफेक्टिव। उतना ही करंट सर्किट में नहीं फ्लो होती है, उसका √2 गुना करंट सर्किट में फ्लो होती है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। मान तो लीजिए अब इसका मैक्सिमम करंट अगर हम ऐसे का अगर 5 एम्पियर करंट आप मेजर किए तो लगभग उसका मैक्सिमम करंट 5/2 यानी कि लगभग 6 एम्पियर आप मान सकते हैं उसमें करंट फ्लो होगी। तो यानी कि मैक्सिमम करंट कितनी हो गई 6 एम्पियर हो गई। आई आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना तो ये जी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वो 0 1 2 3 4 5 6 तक बढ़ेगी और फिर 6 से 6 5 4 3 2 1 0 ऐसे 0 हो जाएगी। फिर करंट क्या होगी अब फेज टू न्यूट्रल ऐसे हो गया, अब फिर न्यूट्रल टू फेज,
फेज टू न्यूट्रल। अब फिर न्यूट्रल टू फेज इसमें करंट फ्लो होगी। फिर देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में अब करंट 0 से 1 2 3 4 5 6 तक फिर नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होगी। और फिर 6 5 3 5 4 3 2 1 0 फिर करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। समझ आई बात। तो ये आप क्या देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका एक बल्ब है और ये आपका फेज है और ये आपका न्यूट्रल है, तो एक बार करंट फेज से न्यूट्रल होगी फिर न्यूट्रल से फेज होगी, यानी कि डायरेक्शन भी लगातार इसका चेंज होगा। ऐसे प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, डायरेक्शन भी चेंज होगा और डायरेक्शन के साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज होगा। 0 से 6, 6 से फिर 0, फिर 0 से 6, फिर 6 से फिर 0, यानी कि इसका मान भी लगातार बदलता रहेगा और मान के साथ साथ दिशा भी लगातार बदलती रहेगी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का फार्मूला, ये अल्टरनेटिंग करंट का रिप्रेजेंटेशन है, ये उसका डेफिनेशन है। वह करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ क्या होता है, बदलता रहता है। दोस्तों इसको हमने पहले ही भी आपको बता दिया है, लेकिन चूंकि ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल पॉइंट्स, तो इसीलिए हम यहाँ पे इसको डिस्कस कर ले रहे हैं, जबकि इन बातों को हमने प्रीवियसली ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसी के साथ अगर हम दिष्ट धारा की बात करें, फिर इनके अंतर की बात करेंगे कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर होता है, उसका एक लिस्ट बनाएंगे। तो अब हम डिफिनीशन की बात कर लेते हैं किसकी, दिष्ट धारा की। तो दिष्ट धारा का क्या डिफिनीशन होता है इसको भी हम देख लेते हैं। अब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, डायरेक्ट करंट की। तो ये हो गई आपके क्या, डायरेक्ट करंट। इसको हम क्या करते हैं, दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट क्या कहते हैं इसको, दिष्ट धारा। तो डायरेक्ट करंट का अगर डिफिनीशन हम देखें तो क्या होगा, वह धारा, क्या होगा, वह धारा जस्ट उसका वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होता है, समय के साथ स्थिर होता है। दोनों समय के साथ क्या होता है, स्थिर होता है। वह धारा जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों समय के साथ क्या होता है, स्थिर होता है। इसका जो ग्राफ हम देखेंगे, टाइम और मैग्नीट्यूड का ग्राफ देखेंगे तो एक यूनिडायरेक्शनल लाइन मिलेगी आपको, यानी कि किसी भी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो एक फिक्स, मान लीजिए 4 एम्पियर की करंट है, तो किसी भी टाइम देखेंगे तो 4 एम्पियर का ही मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी एक ही होगा। अगर करंट प्लस से माइनस की फ्लो हो रही है तो प्लस से माइनस की ओर ही फ्लो होती रहेगी, कभी माइनस से प्लस की ओर नहीं होगी, यानी कि डायरेक्शन भी इसका फिक्स हो गया और इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या हो गई, फिक्स हो गई। हमेशा डीसी करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ऐसा डिफिनीशन है, आप हमेशा अपने दिमाग में बैठा सकते हैं, इसको रख सकते हैं। दो बात को अपने दिमाग में बैठना, मैग्नीट्यूड मतलब उसका मान, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एसी में बदलता रहता है, किसके साथ, समय के साथ, जैसे जैसे टाइम पास होता है। और इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों स्थिर होता है, किसके साथ, समय के साथ, जैसे जैसे टाइम पास होता है। तो इस प्रकार से आपने एसी और डीसी करंट का डिफिनीशन देखा। अब हम इसमें एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम इसके अंतर को रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट, इसका हम क्या करने जा रहे हैं, एक लिस्ट बनाने चल रहे हैं ताकि इसके अंतर को हम प्रेजेंट कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें। तो देखिए इसका हम, क्योंकि अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट पहले से लिख दिया गया है तो हम क्यों ना इसका लाभ ले लें। तो यहाँ पे बस हम क्या कर लें, ये बीच में एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, कंपैरेटिवली टर्म। ठीक है, हम ऊपर यहाँ लिखेंगे जिससे हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। और हम पढ़ाने क्या जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन
अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। क्या हम बताने जा रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में क्या अंतर है, तो उसको हिंदी में क्या लिखेंगे? प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर। प्रत्यावर्ती धारा और डिस्ट धारा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेट करंट एंड क्या? डायरेक्ट करंट। तो तुलनात्मक टर्म को लिखते हुए हम इसको समझा देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड पहला, दूसरा इसके डायरेक्शन को टर्म में लेंगे, तीसरा फ्रीक्वेंसी, फिर लिखेंगे चौथा बिहेवियर विद ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के साथ इनका क्या बिहेवियर है, और फिर आपका चौथा जो कंपैरेटिव टर्म है कि ये इनका ग्राफ कैसा होता है, इनका ग्राफ कैसा होता है, फिर इसके यूज को हम देखेंगे। तो इतने आपके कंपैरेटिव टर्म है जिसके साथ हमको एसी और डीसी को क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर करना है दोस्तों। तो सारे टर्म आपके यहाँ पे लिख दिए गए हैं, यहाँ पे इसको क्या करना है? कंपेयर करना है। तो मैग्नीट्यूड, तो इसमें लिखेंगे मैग्नीट्यूड में इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ स्थिर होता है, इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या होता है? समय के साथ क्या होता है? स्थिर होता है। पहला अंतर ऐसे ही आपने लिख दिया, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड समय के साथ, फिर डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी, इसका डायरेक्शन भी समय के साथ बदलता रहता है, समय के साथ बदलता रहता है। फिर यहां लिखेंगे इसका डायरेक्शन समय के साथ क्या होता है? स्थिर रहता है। इसका डायरेक्शन समय के साथ क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसकी आवृत्ति, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? लगभग इंडिया में, भारत में अगर हम बात करें तो 50 हर्ट्ज होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। इसकी फ्रीक्वेंसी, चूंकि इसमें कोई टर्मिनेशन ही नहीं होती, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जीरो होती है। क्यों जीरो होती है? आगे डिफिनीशन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी भी जीरो नहीं होती। ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांसफार्मर का यूज किया जा सकता है, इसमें ट्रांसफार्मर, या कह सकते हैं इसको ट्रांसफार्मर में यूज किया जा सकता है।
इसको, इस सप्लाई को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। इस सप्लाई को ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। कहाँ यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। इस सप्लाई को ट्रांसफार्मर में यूज कर सकते हैं। यहाँ इस सप्लाई को ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते। डीसी सप्लाई को कभी भी इस सप्लाई को ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जा सकता। ध्यान देना इस बात को। क्यों? क्योंकि डीसी सप्लाई क्या हो सकता है, क्यों नहीं यूज किया जा सकता, बताइए। इस सप्लाई को ट्रांसफार्मर में यूज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि डीसी करंट जो होती है फिक्स होती है, उसकी मैग्नीट्यूड फिक्स होती है। जब फिक्स मैग्नीट्यूड होगी करंट की तो उसमें फ्लक्स चेंज होंगे ही नहीं। कॉइल से जब फ्लक्स नहीं चेंज होंगे तो बैक ईएमएफ नहीं जनरेट होगा, जिससे आपकी सप्लाई का अपोज नहीं हो पाएगा। सप्लाई करंट इतना ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपकी कॉइल जल जाएगी। तो कभी भी इसका यूज नहीं कर सकते ट्रांसफार्मर में। ग्राफ देखेंगे तो इसका ग्राफ आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, फिर आपका साइनोसॉइडल भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के आपके ग्राफ मिलेगा। लेकिन इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ध्यान देना। यूज में हम देखेंगे तो डोमेस्टिक यूज में यही सप्लाई जो आपके घरों में आती है वो यही होती है, एसी ही होती है, जिसका हम यूज करते हैं पंखा टीवी चलाने में। और इसका ज़्यादातर यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है या इलेक्ट्रोइलेक्ट्रिसिस में होता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सबसे ज़्यादा डीसी का यूज होता है, क्योंकि डीसी आपको हमेशा स्टोरेज डिवाइस से ही मिलती है, जैसे बैटरी। तो बैटरी का यूज हम मोबाइल में, हर चीज़ में, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, जो ईयरफोन हम लगाते हैं, ब्लूटूथ वगैरह सब में, ईयरपोड्स वगैरह सब में आप देखते हैं उसमें बैटरी यूज होता है। और वो बैटरी कौन सी सप्लाई देती है, डीसी सप्लाई देती है। तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आपका डीसी सप्लाई यूज होता है, और डोमेस्टिक यूज के लिए आप एसी सप्लाई यूज करते हैं, जैसे सारे आपके फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस आपके ऑपरेट करते हैं दोस्तों। तो ये तो था एसी और डीसी में अंतर। अब इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं आगे किसका ईएमएफ इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो हम अब बात करने चल रहे हैं कि एसी वोल्टेज का ईएमएफ इक्वेशन क्या होगा। क्योंकि हम एसी फंडामेंटल का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है एसी फंडामेंटल का एसी वोल्टेज का इक्वेशन फाइंड करना। जैसे एसी वोल्टेज का फाइंड करेंगे उसी प्रकार से हम एसी करंट का भी हम क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। पहले हम ईएमएफ इक्वेशन को फाइंड करने का तरीका देखते हैं, कैसे हम प्राप्त करते हैं। उसके लिए कुछ छोटे छोटे फार्मूले आपको नीड होंगे, जैसे फैराडे लॉ आपको जानना पड़ेगा कि फैराडे लॉ अच्छे तरीके से उसका डेरिवेशन क्या होता है। फिर जो फ्लक्स कॉइल से लिंक करते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, अगर पर्टिकुलर एंगल पे है तो ये सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी। तो चलिए चलते हैं। तो मान लीजिए कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न है, तो जो फ्लक्स कॉइल से लिंक करता है तो उसका फार्मूला क्या होता है। हम क्या बात करने चल रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अल्टरनेटिंग ईएमएफ, ठीक है, प्रत्यावर्ती ईएमएफ का डेरिवेशन, प्रत्यावर्ती ईएमएफ का
डेरिवेशन, व्युत्पत्ति जिसकी हम बात करते हैं, जो ईएमएफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ जो जनरेट होता है उसका फार्मूला क्या होगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, उसको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, निकालने जा रहे हैं उस फार्मूले को। तो सबसे पहले हम बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, इस मैग्नेटिक फ्लक्स में एक कॉइल है जो इसमें क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है। और ये जो है मान लीजिए इसका ये आपके इस यहाँ पे इसके मैक्सिमम फ्लक्स को यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट जो मैक्सिमम फ्लक्स को कट करेंगे वो क्या होगा, बी ए कास थीटा, यानी क्या कर सकते हैं, क्या फाई कास थीटा, आई क्या होगा फाई साइन थीटा, जो कि फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये मैक्सिमम फ्लक्स को कट रहा है फाई कास थीटा, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, बी ए कास, यानी कॉइल से लिंक होने वाला जो मैक्सिमम फ्लक्स होगा क्या होगा, बी ए कास थीटा। यहाँ लिखेंगे क्या, फ्लक्स फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वो क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। इसको हिंदी में लिख सकते हैं, कॉइल से लिंक फ्लक्स, कॉइल से लिंक फ्लक्स का ये फार्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। और फैराडेज के नियमानुसार हम जानते हैं, फैराडेज लॉ, ठीक है, फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ हम जानते हैं कि ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। जहाँ एन क्या है, वेयर एन की अगर हम बात करें तो एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न, कितने टर्न कॉइल हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो आप फैराडे लॉ में शुरू से लास्ट तक आप क्या करते आए हैं, पढ़ते आए हैं। तो अब हम यहाँ पे ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन, यहाँ पे हम फाई की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए कास थीटा, तो यहाँ से बी ए बाहर कर दीजिए तो एन बी ए कास थीटा होगा, और यहाँ पे डी बाई डी टी, यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं ओमेगा इंटू टी, हम जानते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है, ये आप एंगुलर वेलोसिटी आप पढ़े हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपन टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपन टी, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ये शुरू से ही पढ़ते आए हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला के अनुसार, ये तो आप फार्मूला शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि फाई इज इक्वल टू जो कॉइल से लिंक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, बी ए कास थीटा होता है। तो अब यहाँ पे हम क्या बात कर लेते हैं, देखिए ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन बी ए कास थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तब फाइनल डिफरेंशिएशन मिलेगा, तो ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंस, यानी कि आपने साइन का तो कर लिया, फिर ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो गया, एन बी ए साइन ओमेगा टी, इसका एक बार और करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, और टी का आपका क्या होगा, टी ही 1 हो जाएगा, तो क्या हुआ, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया आपका ई इक्वल टू, हाँ। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, अगर हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम बात कर लें तो आपका थीटा का मान क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए थीटा का मान, पुटिंग ओमेगा टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90, क्योंकि साइन 90 का मान ही मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पे 90 डिग्री जब पुट करेंगे तो आपका ई ना होकर के ई मैक्स हो जाएगा, क्या मिलेगा, एन बी ए ओमेगा मिलेगा। मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, तो ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा होता है, आप तो जान लिए, इसको लिखेंगे पुटिंग इन वन, क्या लिखेंगे, पुटिंग इन
इक्वेशन फर्स्ट, इसको हमने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट में इसको पुट कर दिया, तो क्या मिला हमको, ई इक्वल टू ई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये जो आपके सामने निकल के आया, यही आपका क्या है, ईएमएफ इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को ही देख करके हम क्या बनाते हैं, वोल्टेज का इक्वेशन, करंट का इक्वेशन। किसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट का। यानी कि जो आपका ईएमएफ होता है विथ रिस्पेक्ट टू एंगल, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लगातार क्या होता है, चेंज होता है। जैसे जैसे एंगल की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी, उसी अनुसार ई की वैल्यू भी बढ़ेगी घटेगी। इसलिए इसमें ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है, पर्टिकुलर टाइम पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा टी हो गया। तो ये आपका समीकरण हो गया। तो इसमें कुछ करना नहीं है, आपको 2 स्टेप याद रखना है। बस आपको फैराडे का नियम याद रखना है कि -md∅dt होता है, और फ्लक्स का फार्मूला पुट कर देना है इसमें, जो कि ये कांस्टेंट आप शुरू से ही पढ़ते चले आए हैं, उसमें कुछ रटने वाली जरूरत नहीं है। ये तो आप पहले पढ़े हैं, ये आप बाद में पढ़े हैं, बस इसी चीज को उठा के पुट कर देना है। और थीटा के जगह ओमेगा टी रखना नहीं भूलेंगे, क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने डेरिवेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रत्यावर्ती यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का डेरिवेशन बताइए। आप पूछ सकता है कि अल्टरनेटिंग ईएमएफ का व्युत्पत्ति समझाइए, कैसे उत्पन्न हुआ है, ये फार्मूला कैसे आपके सामने प्रकट हुआ है, इसके बारे में बताइए। तो इसके साथ हमने इस इक्वेशंस को देख लिया। अब इससे रिलेटेड एसी में बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो इस टर्मिनोलॉजीज की हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। लेकिन क्या क्या इससे टर्म होते हैं, जैसे डिफिनीशन में, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, आरएमएस वैल्यू क्या होती है, बहुत सारे फंडामेंटल में बहुत सारे वैल्यूज हैं, जिसका हम बारी बारी से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, उनके डिफिनीशन को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पूछेंगे। ठीक है, तब हम इसका डिटेलीकरण, इसका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सिंगल फेज एंड 3 फेज, यानी कि ऐसी इस तरह की, इसमें सिंगल और 3 फेज दोनों को एक में कर दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं जो है एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसमें बस इतना लिख लीजिएगा कि अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का अगर इक्वेशन पूछता है, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन हमेशा क्या लिखेंगे, आप हमेशा लिखेंगे V=Vm sin थीटा लिखेंगे, चाहे Vm sin ओमेगा टी लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी तरह से बेटा अगर अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन आपके सामने पूछ दिया, अल्टरनेटिंग करंट का, तो आप यही फार्मूला I=Im sin थीटा लिखेंगे या Im sin ओमेगा टी लिखेंगे। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन, और E मैक्स साइन ओमेगा टी अल्टरनेटिंग ईएमएफ का इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को हमने प्रेजेंट कर दिया। अगर इसका यूज बार बार होता है तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।